बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बिलाल कॉन्सेप्ट्स में आप सबको खुशामदीद। आज हम बात करेंगे वॉर के बारे में और हम इसकी टाइप्स भी देखेंगे और हम कॉजेज़ भी देखेंगे कि वॉर्स क्यों होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन में एक स्कॉलर हैं एडवर्ड एम अर्ली। इन्होंने क्या बताया कि जो प्रॉब्लम है वॉर एक प्रॉब्लम है ना, ये एक जो है ना वो अनरिजॉल्व पहेली है। क्योंकि लाजमी सी बात है, वॉर की कॉजेज़ इतनी ज़्यादा हैं कि उनको समझने में, उनको पहचानने में जो है ना काफ़ी वक्त भी चाहिए और वो कई ज़्यादा हैं, उनको स्ट्रक्चर करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो पॉलिटिक्स के अंदर ये एक अभी तक अनरिजॉल्व्ड रिडल है। ठीक है, तो अब क्या है बहुत सारी जो है ना वो आपने देखा है कि एडवांसमेंट आई है, न्यूक्लियर एज आ गया है, स्पेस एज आ गया। ठीक है, तो अब क्या है, अब ये जो वॉर है ये अब एक और ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई है, एक और बड़ी प्रॉब्लम आ गई है कि ये अब एक ग्रेट अर्जेंसी बन चुकी है। ठीक है, तो अब एक और हमारे पास जो है ना वो नॉर्वेजियन स्टैटिस्टिशियन है, जो कि 1960 में उन्होंने एक बात की, उन्होंने हमें स्टैटिस्टिक्स दिए। उन्होंने बताया कि भाई हिस्ट्री जो है, जो हमने अब रिकॉर्डेड हिस्ट्री है हमारे पास, वो 55-60 ईयर्स की है। ठीक है, तो इन सालों में आपकी वॉर्स कितनी हुई हैं? 14531। ठीक है, जनरेशन्स जो है ना वो टोटल 195 जनरेशन्स हो चुकी हैं और 185 जनरेशन्स जो है ना उनके ऊपर वॉर के जो इफ़ेक्ट्स हैं वो पड़े हैं। ठीक है, और हमारे पास एक और स्कॉलर हैं रेमंड फॉस्डिक। हाफ द ट्रेजेडीज इन लॉन्ग स्टोरी ऑफ ह्यूमन रेस हैव बीन ड्यू टू इनएबिलिटी ऑफ मैन टू फाइंड एनी मेथड। ये क्या कह रहे हैं कि जो हिस्ट्री है उसमें लोगों को ये जो है ना वो पता नहीं चला, उनको एक कोई ऐसा मेथड नहीं मिला, बजाय इसके कि वो अपने जो है ना वो तमीज़ के साथ अपने जो है ना वो डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करते उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्लॉटर, एक ऑर्गेनाइज्ड स्लॉटर शुरू कर दिया, जिसको हम वॉर कह सकते हैं ना। तो उन्होंने ये तमाम कुछ क्यों किया? क्योंकि उनकी राइवलरीज थी। ठीक है, और एंटेगनिज्म था। ये तमाम चीज़ें इन जो है ना इन चीज़ों ने काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो इम्पेक्ट क्रिएट किया और वॉर जो है ना वॉर की तरफ लेकर गए इस मामले को, क्योंकि उसके अलावा और कोई जो है ना इनके पास रास्ता था नहीं। आपको बताया ना, इनएबिलिटी ऑफ मैन टू फाइंड एनी मेथड। ठीक है, अब क्या है, वॉर के बारे में हमें कुछ और चीज़ें जाननी पड़ेंगी कि जब डिप्लोमेसी फेल हो जाती है तो फिर कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जो ये डिसाइड करती हैं कि अब हम जो है ना वो फोर्स का यूज़ करेंगे। ठीक है, अमेरिकन स्ट्रेटेजिक थिंकर जो है, जो थॉमस शेलिंग हैं, उन्होंने इस चीज़ को कहा है डिप्लोमेसी ऑफ वायलेंस। यानी कि वॉर को इन्होंने क्या कहा? वॉर को इन्होंने कहा है डिप्लोमेसी ऑफ वायलेंस। ठीक हो गया। हमारे पास, आपको पता ही है कि हमारे पास जो है ना कुछ कन्वेंशंस हो चुकी हैं। 1864 में जेनेवा कन्वेंशंस हुई, उसके बाद इसको अमेंड किया गया 1906 में, 1929 में, फिर 1949 में भी इसको अमेंड किया गया, फिर और भी इसके 2 प्रोटोकॉल्स भी हैं। ठीक है, वो हम अब नहीं देख रहे, लेकिन मेन बात आपको बताने का मकसद ये कि कुछ ऐसी कन्वेंशंस हमारे पास हो चुकी हैं जिनकी वजह से जो नेचर ऑफ वॉर है उनमें चेंज आ चुका है अब। ठीक है, तो जो हमारे पास पहले क्या होता था, पहले बस जो है ना खुल्लम खुला जो मर्जी है करो, किसको मारना है किसको पीटना है, जो सिविलियंस हैं उनको भी मारा जा रहा है, फसलें तबाह की जा रही थी, पानी बंद किया जा रहा था, मतलब एक जो है ना वो टेरर मचा के रखा होता था वॉर के अंदर। लेकिन फिर कन्वेंशंस हुई, उन्होंने कुछ प्रोहिबिशंस लगाई कि भाई वॉर के दौरान आप क्या क्या प्रोहिबिशंस होंगी, जिनमें जो मशहूर हैं वो टॉर्चर है। जो आपके प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स होते हैं, प्रिजनर्स ऑफ वॉर के अंदर जो आपके कैदी होते हैं, जिनको आप जो है ना जो वो आर्म फोर्सेस को जो बंदे होते हैं उनको जब आप जंग के दौरान पकड़ लेते हो तो उनको हम प्रिजनर्स ऑफ वॉर कहते हैं। उनको टॉर्चर नहीं करना आपने, अगर जो औरतें हैं तो उनको रेप नहीं करना, ठीक है, जीनोसाइड नहीं करना, म्यूटिलेशन यानी कि आपने उनको काट कूट नहीं करना, एक्सपेरिमेंटेशन उनके ऊपर नहीं करने, साइंटिफिक जो रिसर्चेज हैं वो उनके ऊपर नहीं करने आपने, स्लेवरी और जो जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी क्राइम्स हैं ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट, उनको आपने जो है ना उनके ऊपर प्रोहिबिशंस लगा दी हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया, जो मेनली इनके अंदर लोग हैं वो प्रिजनर्स ऑफ वॉर हैं और सिविलियंस हैं। ठीक है,
तो अब हम देखते हैं कि भाई ये होते क्या क्या है, वॉर के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। वॉर के अंदर डिस्प्यूट्स होते हैं, ठीक है। डिस्प्यूट्स क्या होते हैं, जो कि शॉर्ट टर्म डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, और ये इजीली टू जो है ना वो इजीली रिजॉल्व हो जाते हैं। इसमें थोड़ी सी निगोशिएशंस करनी पड़ती हैं आपको, फिर ये मसला हल हो जाता है, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट भी एक शॉर्ट टर्म है, ठीक है, लेकिन ये इसके अंदर कोई निगोशिएशन नहीं होती हैं, इसके अंदर बैटल्स भी हो सकती हैं, ठीक है, ज़्यादा नहीं, थोड़ी कुछ 2-3 बैटल्स हो ही सकती हैं इसके अंदर। इसके अंदर वायलेंट और नॉन वायलेंट मींस दोनों का इस्तेमाल किया जा सकता है, लाजमी नहीं है कि सिर्फ बैटल्स ही हों, प्रोपेगेंडा और भी काफ़ी चीज़ें आप कर सकते हैं, डिप्लोमेटिक मींस भी आप इख्तियार कर सकते हैं। एक चीज़ हमारे पास होती है क्राइसिस। क्राइसिस क्या होता है, क्राइसिस एक ऐसा थ्रेशोल्ड होता है जो कि कॉन्फ्लिक्ट के दौरान होता है, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट हुआ, फड्डा हुआ, अब मान ले पाकिस्तान इंडिया का फड्डा हुआ, तो पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो जो है ना वो वैसे ही कमज़ोर है, तो अब वो इतनी कमज़ोर हो गई वॉर के दौरान कि जो है ना वो उसके ऊपर जो है ना वो मुश्किलात पेश आने लगी, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम क्राइसिस कहेंगे, ठीक है। तो अब क्या होता है कि इतना कोई इसके अलावा कोई और मीन अगर इख्तियार करे, मिसाल मान ले इंडिया कोई और मीन इख्तियार करे, हमारा पानी बंद कर दे मान ले, ठीक है, तो अब क्या होगा, एक वक्त तक तो हम बर्दाश्त करेंगे, लेकिन जब वो थ्रेश होल्ड पूरा होगा, एक लिमिट तक बात पहुंचेगी, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम अटैक करेंगे, लाजमी सी बात है। अब ऐसे मौके पर यूज़ ऑफ फोर्स क्या हो गया, नेसेसरी हो गया। आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, इसको देखते हैं। आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट के अंदर जो है ना 3 किस्म की चीज़ें होती हैं। पहले तो एक माइनर किस्म के होते हैं, माइनर जब 25 बैटल्स होती है ना एक साल के अंदर, ठीक है, उनको हम माइनर कहते हैं। और एक होती है इंटरमीडिएट आर्म कॉन्फ्लिक्ट, इसके अंदर 25 बैटल्स होती हैं और लाजमी है कि 1000 डेथ्स हों, जब तक 1000 डेथ्स नहीं होंगी तब आपको माइनर ही कंसीडर करेंगे। फिर एक होती है वॉर। वॉर क्या होती है, वॉर के अंदर 1000 बैटल्स होती हैं पर ईयर, ठीक है, और इसके अंदर डेथ्स जो है ना वो कई ज़्यादा होती हैं, बहुत सारी डेथ्स इसके अंदर हो सकती हैं, कोई जो है ना वो लिमिट भी नहीं है और गिनती में भी नहीं आती, ठीक है, लाख, 2 लाख, 3 लाख या मिलियंस में भी जा सकती हैं बातें, ठीक हो गया। जैसे कि वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 में आप लोगों को पता है क्या हाल हुआ। एक हमारे पास जो है जो प्रोफेसर हैं गोल्डस्टाइन, इन्होंने जो है ना वो एक प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट बताया हमें वॉर का, ठीक है। उन्होंने बताया कि वॉर इज सस्टेन्ड इंटर ग्रुप वायलेंस, यानी कि जो 2 ग्रुप्स होते हैं उनके बीच में फड्डा होता है और उन ग्रुप्स को जो है ना वो सस्टेन किया जा रहा होता है, उनको लाजमी बात है सपोर्ट दिया जा रहा होता है, स्टेट के ज़रिए उनको सपोर्ट दिया जा रहा होता है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि जो इस मसले के अंदर डेथ्स भी होती हैं, इंजरीज़ भी होती हैं, ठीक है, तो इसके अंदर लाजमी सी बात है जो पार्टिसिपेंट्स होंगे वो कौन होंगे, जो स्टेट की मिलिट्री फोर्सेस हैं वही होंगी, और ये भी हो सकता है कि वो एक साइड पर हों। अगर सिविल वॉर होगी, मान लें अगर सिविल वॉर होती है तो जो मिलिट्री फोर्सेस हैं वो लाजमी बात है एक साइड पर होंगी, ठीक है। और अगर जो है ना वो इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट होता है, यानी कि 2 स्टेट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है, तब क्या होगा, तब दोनों साइड्स पर स्टेट स्पॉन्सरशिप होगी ही होगी, ठीक हो गया। तो ये होता है आपका इसके अंदर। अच्छा, क्विंसी राइट ने क्या कहा, इन्होंने 6 स्टेजेस बताए नेचर एंड पोजीशन ऑफ वॉर, ठीक है, ये हम देख लेते हैं एक एक करके। पहला क्या है, पहला वो है रिएक्शन टू सर्कमस्टांसेस, जियोपार्डाइजिंग ग्रुप सॉलिडारिटी एंड सिक्योरिटी। जब ऐसा जो है ना ऐसे हालात बन जाएं कि आपका जो ग्रुप सॉलिडारिटी है, यानी कि आपकी यकजहती जो है उसको नुकसान पहुंचे, आपकी सिक्योरिटी को कोई नुकसान पहुंचे, तो आप क्या करेंगे, आप जो है ना वो रिएक्शन देंगे, आप वॉर की तरफ जाएंगे। पहला स्टेप ये होता था, और ये क्या होता था, ये पहला स्टेज था। ये जो आपकी प्रिमिटिव सोसाइटीज़ हुआ करती थी उस वक्त ये पॉलिसी अपनाई जाती थी। सेकंड नंबर पे क्या होता है कि लेजिटिमेट इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये जो था आपका ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी के वॉर जो है आपकी एक लेजिटिमेट इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, यानी कि एक जायज़ चीज़ है स्टेट के लिए। तो ये आपका एंशियंट सोसाइटी के अंदर ये चीज़ हुआ करती थी, ठीक है, ये कुछ लाजमी बात है। वायलेंट मीन्स हो गए। फिर जो थर्ड है हमारे पास वो है इंडिस्पेंसिबल मीन्स फॉर मेंटेनिंग जस्टिस, यानी कि मीडिएवल सोसाइटीज़ में जस्टिस को मेंटेन करने के लिए वॉर जो है वो ज़रूरी थी। फिर मॉडर्न सोसाइटीज़ में क्या हुआ कि प्रोसीजर फॉर सेटलिंग क्वेरल्स बिटवीन स्टेट्स, यानी कि जो स्टेट्स के आपस में बीच में फड्डे होते थे उनको सुलझाने के लिए लड़ाई होती थी, वॉर होती थी, ठीक है।
इनएविटेबल कंडीशंस ऑफ द कोएग्जिस्टेंस ऑफ सोवरेन स्टेट्स, यानी कि ऐसी कंडीशंस के सोवरेन स्टेट्स एग्जिस्ट कर सकें। तो लाजमी सी बात है, सोवरेन स्टेट्स की एग्जिस्टेंस के लिए हमें जो है ना वो वॉर चाहिए थी, वॉर करनी पड़ी। आपने देखा कि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ही ज़्यादातर सोवरेन स्टेट्स जो है ना वो वजूद में आई, ठीक है। फिर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद क्या हुआ कि इलेजिटिमेट फॉर्म ऑफ स्टेट बिहेवियर, अब ये इलेजिटिमेट फॉर्म बन गई, ठीक है, कि अब जो है ना वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ये एक इलेजिटिमेट फॉर्म बन गई है, यानी कि अब वॉर करने की एज सच हमें इजाज़त नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ बन गया है, मॉडर्न इंटरनेशनल लॉ, और कन्वेंशंस भी हमारे पास काफ़ी सारी आ चुकी हैं जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है।